या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन एवं सभी को मेरा प्रणाम। संस्कार मूल्यों के महायज्ञ की इस महायात्रा में हेमा फाउंडेशन की ओर से मैं अनीता सुशील महेश्वरी, ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, जिज्ञासा, अभय, प्रकृति प्रेम एवं आत्मविश्वास की अपार सफलता के बाद 5वें मानवीय मूल्य आशा की इस द्वितीय कड़ी में आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का, सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सानुभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेमा फाउंडेशन भारतीय नैतिक मूल्यों को संपूर्ण राष्ट्र में ले जाने के लिए आरआर ग्लोबल की एक परोपकारी इकाई है। पिछले 5 वर्षों में देश के 20 राज्यों, लगभग 110 शहरों एवं हजारों शिक्षण संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हेमा फाउंडेशन के अंतर्गत हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन, जिसके माध्यम से आप सभी लोग आज जुड़े हुए हैं, एक क्रांतिकारी वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल की परिकल्पना का आधार ही सबके समक्ष नैतिक मूल्यों एवं शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करना था। 1 अगस्त को प्रारंभ हुए इस वेब पोर्टल ने इतने कम समय में ही संपूर्ण देश में अपना स्थान स्थापित कर लिया है और आप सभी के अपेक्षित सहयोग के साथ अब तक हमारे साथ 2,08,416 स्टूडेंट्स, 3,522 टीचर्स एवं 2,794 स्कूल्स जुड़कर हेम वर्चूज की गतिविधियों में सहभागी हो रहे हैं। इससे पहले कि संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आज जूम वेबिनार में जिन गणमान्य अतिथिगणों एवं शिक्षाविदों की गौरवमयी उपस्थिति है, उन सभी से आपको हम परिचित कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विद्या श्रीनिवासन जी। आप श्री कृष्णा स्वामी कॉलेज फॉर वुमेन के मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डीन है। आप जैसी उत्कृष्ट शिक्षाविद की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। वेलकम विद्या मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती विजयम करथा जी। आप श्री केरला पब्लिक स्कूल ट्रस्ट जमशेदपुर की ट्रस्टी एवं वाइस चेयरपर्सन हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। वेलकम विजयम मैम, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। थैंक यू। हमारे आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। नमस्कार, स्वागत सभी का हेमा फाउंडेशन में। नमस्कार। हम सभी के आधार स्तंभ, वट वृक्ष, जिनकी छाया में हम सभी फल फूल रहे हैं, हमारे बापूजी पद्मश्री आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी काबरा, और आप ही के साथ उपस्थित है हमारी ममतामयी मां स्वरूपा आदरणीय रत्नी देवी काबरा। आप दोनों को हम प्रणाम करते हैं बापूजी और माँ। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ।
कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई हमारे देश की ख्यातिनाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका, हेमा फाउंडेशन की सलाहकार निदेशिका और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि अब से हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम और इस ऑनर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO डॉक्टर नारायण AB अय्यर। नमस्कार। वेलकम डॉक्टर नारायण। प्रणाम। आदरणीय श्री प्रदीप पुरोहित जी, आप मेघालय की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड CMCL विद्या भारती स्कूल के चेयरमैन हैं और आप स्टार सीमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम प्रदीप सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। नमस्कार, नमस्कार सभी को। आदरणीय श्रीमती रेखा विजयाकर जी, आप बांद्रा की एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर अडॉप्ट स्कूल की वरिष्ठ निदेशिका हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में व शिक्षकों के प्रशिक्षण में 45 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वेलकम मैम, वेलकम रेखा मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आदरणीय रीटा भार्गव जी, आप जयपुर की महेश्वरी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 27 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आपको अवंतिका ग्रुप इंटेलेक्चुअल्स द्वारा भगवान श्रीनाथ सम्मान से पुरस्कृत किया गया है और आपने जयपुर की स्कूलों के लिए कक्षा प्रबंधन, लिंग संवेदनशीलता, संचार कौशल पर CBSE संसाधन व्यक्ति के रूप में कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। वेलकम रीटा मैम। Thank you, ma'am. Welcome in HEMA Foundation. I wish you all the best in your endeavor too. Thank you. Thank you, ma'am. आदरणीय राजेंद्र मौर्य जी, आप गुजरात के वलसाड़ के वल्लभाश्रम के MGM अमीन और GN सवानी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 2 दशकों का अनुभव है। आप स्कूल प्रबंधक और दक्षिणी गुजरात के संस्कृति सहोदय के संस्थापक सदस्य भी हैं। वेलकम सर, वेलकम राजेंद्र सर। Thank you for inviting me at my home. Thank you, ma'am. आदरणीय श्रीमती सुमा दास जी, आप भांडुप की पवार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपको ग्लोरिया डिसूजा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से बेस्ट एजुकेटर की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। आपने शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। वेलकम मैम। वेलकम सुमा मैम। आदरणीय श्रीमती लैला एंड्रेटसी, आप भाईंदर की उत्तर में स्थित सेंट जोसेफ AM हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आदरणीय श्रीमती रीटा P तनेजा जी, आप जयपुर की दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं। रीटा P तनेजा जी। आदरणीय मिस्टर रफीक सिद्दीकी जी, आप मलाड की हॉली मदर इंग्लिश हाई स्कूल के संस्थापक चेयरमैन और प्रिंसिपल हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में 29 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने मुंबई की 11 स्लम स्कूलों का मीटिंग ऑफ माइंड्स नामक एक समूह बनाया हुआ है। वेलकम सिद्दीकी सर, वेलकम इन हेमा फाउंडेशन। आदरणीय डॉक्टर अंजना रावत जी, आप ज्ञान गंगा एजुकेशनल ट्रस्ट के कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल हैं। आपका 17 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। वेलकम मैम, वेलकम डॉक्टर अंजना। Thank you very much for this honor and all the best for today's evening. थैंक यू मैम। आदरणीय श्री दिलीप कुमार दास जी, आप गुजरात के नवसारी के तपोवन संस्कार धाम के प्रिंसिपल हैं। आपका CBSE स्कूलों में शिक्षा का 29 वर्षों का एवं प्रिंसिपल के रूप में 10 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप CBSE के निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। श्री दिलीप कुमार दास जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू बापू जी और माता जी, थैंक यू। And I came to my own organization again and say thank you all. Thank you, Dr. Chinnu madam also.
थैंक यू सर। आदरणीय श्रीमती उमा चौधरी जी, आप अमूलक अमीचंद बीवी विद्यालय की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। साथ में आप लघु नाटकों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखती हैं। श्रीमती उमा चौधरी जी। आदरणीय डॉक्टर लता वेंकट जी, आप मलाड के केजीएस सर्वोदया बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 37 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वेलकम लता मैम। थैंक यू सो मच। आदरणीय मिस्टर नूर मोहम्मद जी, आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जामिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। नूर मोहम्मद जी। आदरणीय श्रीमती शिवा कामाक्षी जी, आप पौन विद्याश्रम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की पूर्व प्रिंसिपल हैं। आप एक परामर्शदाता और शैक्षणिक सलाहकार हैं। आप नीला सरस्वती बाल गुरुकुल चेन्नई की प्रोप्राइटर भी हैं। वेलकम कामाक्षी मैम, वेलकम इन हिमा फाउंडेशन। आदरणीय श्री लवकेश लैंगे जी, आप नागोठाणे की जिंदल माउंट लिटेरा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं एवं आपको शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। लवकेश जी। आदरणीय श्री गजानन जाड़े जी, आप मलाड की दौलत हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वेलकम सर, वेलकम गजानन सर। आदरणीय श्री तिरुमला टी जी, आप ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की रेवेनिशा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वेलकम सर। आदरणीय ब्रदर राजा दुराई सेल्वन जी, आप हैदराबाद की मॉन्टफोर्ट पिन स्कूल के हेडमास्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वेलकम, वेलकम सर। आदरणीय श्रीमती अनीता ब्लेश जी, आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की इंग्राहम इंस्टीट्यूट इंग्लिश स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वेलकम अनीता मैम। आदरणीय श्री अशोक मोटवानी जी, फाउंडिंग एडिटर डायस्पोरा टाइम्स, आप इंडस वाटर स्टोरी पुस्तक के लेखक भी हैं एवं हेमा फाउंडेशन द्वारा बनाई गई फिल्में जो कि हर शनिवार डीडी नेशनल पर जीवन मूल्यों की पाठशाला एवं मराठी चैनल डीडी सह्याद्री पर हर रविवार जीवन मूल्यांची शाला प्रसारित होती है, उसके आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। अशोक मोटवानी जी। आदरणीय श्रीमती प्रीति राउत जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आदिवासी क्षेत्र पालघर में विद्यालयों के लिए समग्र रूप से आपने कार्य किया है और आप हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न मुंबई की कोऑर्डिनेटर हैं। वेलकम प्रीति। आदरणीय श्री राजेश डीडवानिया जी, आप भारत विकास परिषद के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं एवं वर्तमान में आप हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न मुंबई फोरम के अध्यक्ष हैं। वेलकम राजेश भैया। वंदे मातरम सभी को। आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम, 40 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं और आप श्री हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर हैं। नमस्ते। नमस्ते। आदरणीय श्री राजीव भार्गव जी, आप हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर हैं एवं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के आप प्रणेता हैं। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं क्लोन फ्यूचरा की सीईओ आदरणीय विदुषी दादा। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के माध्यम से खेल खेल में सभी को ज्ञान देने वाली आदरणीय श्रीमती हेतल देसाई। हेमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष एवं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के अतिथिगण और अब हम बात करते हैं आज के वेबिनार की।
मानव मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का आज का विषय है परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग, यानी सीखना। एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जेपी गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग यानी सीखना है। सीखना चारों ओर के परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं और यही हमसे अपेक्षित भी होता है। हम परिवार, समाज और अपने कार्य क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक एवं सदस्य बन जाते हैं और ये सब सीखने के कारण ही संभव हो पाता है। हम विभिन्न प्रकार के स्किल्स को अर्जित करने के लिए सीखने का ही प्रयोग करते हैं, परंतु सबसे जटिल प्रश्न है कि हम सीखते कैसे हैं। तो आइए इसी सबसे जटिल प्रश्न को हम सुलझाते हैं डॉक्टर नागपाल के साथ, और आप श्री को मैं आमंत्रित करती हूं इस कविता के साथ। हम कहते हैं कि आशा जीवन है बढ़ने को प्रेरित करती। आशा का संबल पाकर ही जीवन अमर बेल है बढ़ती। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें आशा का नीर नहीं। पथ पर आगे बढ़ना ही क्या जब लक्ष्य के लिए अधीर नहीं। जीवन की कठिन परीक्षा में आशा ही एक सफलता है और जीवन पथ पर आगे बढ़ना यही तो जीवन की सुंदरता है। स्वयं के लिए जिए तो हम क्या जिए, कभी औरों के लिए जीना सीखो। पथिक के पथ प्रदर्शक बनकर सबको राह दिखाना सीखो। द्वेष, दंभ और अप्रसन्नता मन से दूर भगाओ तुम, और हृदय की प्रसन्नता ही जीवन है। इस आशा को सार बनाओ तुम, इस आशा को सार बनाओ तुम। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नागपाल सिंह को, जिनका आज का विषय है परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग। नमस्कार अनीता जी, और सुनने को मन कर रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर सच। थैंक यू नागपाल जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। एक वर्ड अक्सर मैं सुनता था, गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, आज देख रहा हूं। अनदर थिंग इज, मेरे परम आराध्य परम पूज्य बापू जी को प्रणाम करता हूं, माता हुकुम को प्रणाम करता हूं, भाई जी से आगे लेता हूं और शुरू करता हूं। देखिए, मैं जो आज का विषय है परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग, it is somewhat related with psychology and cognitive intelligence. मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से यहाँ प्रकट करने की कोशिश करूं। जो भी रेफरेंसेस यहाँ पर लिए गए हैं, ऑफ कोर्स वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस से आते हैं, बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके उनको किसी तरह से इन कॉमन लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। जहां तक हम टॉपिक की बात करते हैं, परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग, मेरी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत कर रखा है। मैं उनके व्रत की सफल होने की प्रार्थना करता हूं। एक वो परसेप्शन है और कुछ जिज्ञासुओं का प्रश्न भी था कि ये होता क्या है। एक ये परसेप्शन भी है। एक परिवार के अंदर एक मुखिया का परसेप्शन होता है और एक परिवार के अंदर एक बच्चे का परसेप्शन होता है। परिवार एक ही है, परसेप्शन अलग अलग होते हैं। एक स्कूल के अंदर क्लास 12th के स्टूडेंट्स का परसेप्शन अलग होता है, क्लास 1st के स्टूडेंट का परसेप्शन अलग होता है। उनका कॉग्निटिव इन्फरेंस डिफरेंट होता है। यही है ये टॉपिक कि आज के सोसाइटी में
लर्निंग या फिर नॉलेज। हेमा फाउंडेशन का जो प्रयास है संस्कार मूल्यों को जीवन में ले जाना, संस्कार मूल्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, उसको हमने एकेडमिक से एम्बेड किया। आज का जो टॉपिक है पार्ट ऑफ होप है, आशाएं। इस भयानक महामारी के बीच में देखिए क्या कोरोना हमको रोक पाया। मैं दिल से कह रहा हूं इस बात को, भला हो इस कोरोना का कि मैं इतने लोगों से हर वीक मिल रहा हूं। कोई हैदराबाद में है, कोई कहां पे, कोई कहां पे। भला हो इस कोरोना का जिसने मुझे ये आशा दी मैं इतने लोगों से हर बार मिल रहा हूं। जीवन रुकेगा नहीं, यही परसेप्शन ऑफ नॉलेज, परसेप्शन ऑफ लर्निंग, और उसी होप को हम आगे लेके चलते हैं। ये कैसे हुआ? जानकारी से हुआ, नॉलेज से हुआ, इच्छा शक्ति से हुआ, दृढ़ इच्छा शक्ति से हुआ। इसी को आगे लेके चलते हैं। आशा तब ही बलवन्त होगी जब उसके साथ में जानकारी पूरी होगी। When the intelligence and the wisdom is fully there. इंफॉर्मेशन से होप नहीं आएगी। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होप नहीं लेके आ सकती। आज से 3 दिन पूर्व मुझे आदरणीय बापूजी का सानिध्य प्राप्त हुआ और ज्ञान का सत्संग उनके साथ हुआ मेरा, और उन्होंने 2 शब्दों पर चर्चा करी कि चित्त और मन। यकीन मानिए मैंने वेदों में पढ़े होंगे, परंतु जो संप्रेषण, जो परसेप्शन मुझे वहां हुआ वो अमूल्य था मेरे लिए। हम किस तरह से कोई ब्रेन नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को कैसे समझता है और उससे कैसे रिएक्ट करता है, यही है परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग। किसी शहर की परिभाषा, आज अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, आपके मन में जो बाइडेन है या डोनाल्ड ट्रंप है। मुंबई में एक जर्नलिस्ट अरेस्ट हो गया, गुड और बैड है, अपने अपने परसेप्शन है। Those perceptions come from your past experiences and future projection of yours. अगर मानव की जर्नी को हम देखें तो ये डेविल टू डिवाइन है। 25 lakhs years the jungles of Africa to the metro cities, ये डेविल टू डिवाइन है, ये परसेप्शन है। चिंपैंजी ने एरोप्लेन नहीं बनाया क्योंकि उसका परसेप्शन नहीं था, हमने बना लिया क्योंकि हमारा परसेप्शन था। आगे चलते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट विदुषी जी टू स्टार्ट द पीपीटी। ये सब्जेक्ट मैंने आपको, आई होप आई हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई मेरा मतलब क्या है लर्निंग से। थोड़ा आगे चलते हैं। इसके जो दूसरे रूप हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस ग्राफ को आप देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च थी, थीसिस थी, डनिंग-क्रूगर इफेक्ट इसको बोलते हैं। हमारे समाज में जानकारी या फिर लर्निंग का अभाव का प्रमुख कारण यह है कि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग। ये जो परसेप्शन है लर्निंग का, ये बड़ा खतरनाक है। और यकीन मानिए अगर बचपन से ये शुरू हो गया आपके साथ, तो आपकी जानकारी का दायरा बहुत सूक्ष्म हो जाएगा और हम सीख नहीं पाएंगे, हम होपफुल हो नहीं पाएंगे, हम ऑप्टिमिस्ट हो नहीं पाएंगे। लेफ्ट साइड में इसमें देखेंगे आप कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी वो होता है जिसको कुछ नहीं आता। ये थोड़ा इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। बट जरा सा हमें डेविएशन होता है, वी इमीडिएटली फॉल डाउन। इग्नोरेंस। जब हम इंफॉर्मेशन को इम्बाइब करना शुरू करते हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स को रियलाइज करवाना शुरू करते हैं कि यू नीड टू नो मोर, तुम्हें और सीखना है। अगर हम हमारे एकेडेमिया में स्टूडेंट्स को ये रियलाइज करवा दें दैट यू हैव टू लर्न एंड यू डू नॉट नो, अगर ये हम एहसास करवा देंगे तो क्या सिखाना है ये अपने आप आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये हम उनके परसेप्शन को चेंज करें कि मुझे कुछ चीजें नहीं भी आती हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि क्लास के अंदर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जो मार्क्स स्कोर नहीं कर रहा, वो ये सोचकर नहीं पढ़ता है कि मुझे आता है, वो ये सोचकर पढ़ता है कि मेरा रेलेवेंट नहीं है। ये परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। विदुषी जी, एक छोटा सा मैं आप लोगों का ओपिनियन लेना चाहता हूं। प्लीज अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा
वी शेयर इट, मैं ओपनली शेयर करूंगा अगर आप मुझसे करेंगे तो, ये है कि हैव यू एवर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय आई नो एवरीथिंग इफेक्ट? क्या कभी आपको जीवन में लगा कि मुझे सब कुछ आता है? जो स्क्रीन है उसके सामने आपको यस या नो दबाना है, जल्दी दबाएं। पोल एंड हो रहा है एंड आई एम एंडिंग पोलिंग। Fantastic. The results are pretty mixed. 68% ने कहा है नहीं, कि उन्हें they have never been influenced by I know everything effect. यकीन मानिए मैं ये उत्तर की अपेक्षा कर नहीं रहा था, और अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आई एम इन द कंपनी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। यही कारण है कि आप समाज में निर्माणकर्ता की स्थिति में हैं। यही भाव हमें स्टूडेंट्स के अंदर देना होता है। एक ये परसेप्शन है जिसे हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर हमारा परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया लर्निंग का कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, फिर हमारी लर्निंग रुक जाएगी। यही भाव हमें हमारे स्टूडेंट्स में नहीं आने देना है। इसके लिए स्कूल्स में क्या करें? हमने क्या किया, एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया, आर.के. लक्ष्मण's कैरिकेचर्स। आप अच्छे से जानते हैं कि एक लाइन के अंदर या फिर बगैर कुछ कहे अगर बहुत कुछ कहने की क्षमता इस भारतीय इतिहास में किसी को थी तो आर.के. लक्ष्मण साहब को थी। हमने उनके कैरिकेचर्स को स्कूल में लगा दिया एंड एवरी स्टूडेंट बड़ा साइज का करके वाज नोइंग दिस थिंग कि ये मुझे नहीं आता। हमें इतना हेल्प मिला उससे, स्टूडेंट्स का लर्निंग इतना स्ट्रांग हुआ कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। आगे चलते हैं विदुषी जी। जो सेकंड परसेप्शन ऑफ लर्निंग है, जो सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग का है, वो चल पाएगा? कोई बात। नेक्स्ट वाला स्लाइड पे हम देखेंगे। इट इज फॉर अदर्स। ये दूसरों के लिए है, ज्ञान दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये जो भाव है, इससे भी लर्निंग बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। अक्सर ये देखने में आता है कि आई एम द मैन ऑफ साइकोलॉजी, तो आई डू नॉट नो व्हाट इज सोशियोलॉजी। हालांकि ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति हर क्षेत्र की जानकारी रख सके, परंतु बहुत छोटे छोटे मामलों में भी हमें देखने को मिलता है कि नहीं, ये मेरे मतलब का नहीं, मास्क मेरे लिए नहीं है, कोरोना मेरे को इफेक्ट नहीं कर सकता। जब हम ये सोचते हैं कि ये तो दूसरों के काम की चीज है, तब जाकर भी हमारी लर्निंग बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको हमारे रेलेवेंस में देखें, स्टूडेंट्स उसको रियलाइज करें, तो लर्निंग हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, लॉन्गर चलती है हमारे साथ में। थर्ड चलते हैं दूसरी जी। एक आजकल के बच्चों से ये बहुत देखने को मिलता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। एक वीडियो आया था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इट वाज फ्रॉम आवर कैपिटल सिटी, और वहाँ स्टूडेंट से काफ़ी लर्नेड मीन्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किए थे, बहुत सिंपल। बाई कैमरल पार्लियामेंट क्या होती है, हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर का क्या नाम है, हमारे एक्स प्रेसिडेंट का क्या नाम है। उनको लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है। उनको लगता है द नॉलेज ऑफ वेयर आई कैन फाइंड a good pizza store is relevant, how can I speak perfectly is irrelevant, उनको ये लगता है। और कई बार तो आप देखिए कि जब बड़े बुजुर्ग हमारे घर में कुछ जीवन के गूढ़ बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं, जिससे जीवन में अगर एजुकेशन को एक सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करें तो दैट कैन प्रॉस्पर द ह्यूमन लाइफ, दैट कैन हेल्प अस हैव द प्रॉस्परस लाइफ, एंड दैट इज इंटरनल। तो ये कई बार देखने को
ये सुनने को मिलता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज के जमाने में प्रैक्टिकल नहीं है। आज के जमाने में 48 घंटे होते हैं क्या? 24 ही होते हैं आज के जमाने में भी। प्रैक्टिकलिटी की सर्च में हम लोग एटर्नल वैल्यूज को भी डिस्कार्ड करते जाते हैं। दैट इज थर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इट। और अक्सर ये घरों में, अक्सर ये स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, मैं अक्सर देखता हूं कि प्रिंसिपल के साथ में एक शब्द जुड़ा होता है, फियर। एक टीचर कहती है कि मैं तुझे प्रिंसिपल मैम के पास मिले। आजकल बहुत चेंज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। द फियर इज बीइंग एलिमिनेटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और जब फियर आता है तो फिर, क्योंकि उनको लगता है कि प्रिंसिपल मैम प्रैक्टिकल बात नहीं करती हैं। सो दिस थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट परसेप्शन ऑफ आवर लर्निंग इज, हमें ये लगता है ये इरेलेवेंट है, ये प्रैक्टिकल नहीं। जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंफ्यूजन साहब हमारे समाज के अंदर और हमारे शिक्षा पद्धति में बहुत गहराई से आ गया कि इट इज एक्सटर्नल, कि ज्ञान को प्रदर्शित किया जा सकता है, सिर्फ प्रदर्शन का विषय है। Knowledge is a subject of expression. Yes, I'm not denying, but it is not only the subject of external expressions. आप देखिए, अच्छे वस्त्र अच्छे पहनने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, लेकिन क्या उसी में ज्ञान को ढूंढा जाएगा? क्या उसी से लोगों की समझदारी का आकलन किया जाएगा? क्या एक प्रॉपर ड्रेसिंग वुड बी द ओनली पैरामीटर ऑफ द नॉलेज? ये परसेप्शन ठीक नहीं है। एक खूबसूरत गायिका एक बहुत अच्छा गा सकती है, परंतु क्या उसके पीछे भाव होगा? एक छोटी सी कहानी है कि भक्त शिरोमणि मीरा जी जब द्वारिका के मंदिर में गई तो बहुत भीड़ जमा हो गई कि इस देश के सबसे पुराने डीएनए की पुत्रवधू और सन्यासिन हो गई। जब वो द्वारकाधीश के मंदिर गई तो वहां के प्रमुख पुजारी ने मीरा जी से कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती, इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश बंद है। यकीन मानिए, ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, और मीरा जी ने जो शब्द कहे, मैं आप सबकी चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे अटेंशन दें। तो मीरा जी ने कहा कि महाराज, आपके शरीर में आत्मा है परमात्मा? तो उन्होंने कहा आत्मा। हिंदी भाषा में आत्मा फेमिनिन जेंडर है और परमात्मा मैस्कुलिन जेंडर है। तो उन्होंने कहा मेरे शरीर में आत्मा है। तो मीरा जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो फिर अंदर? पुरुष तो एक ही है, मुझे इजाजत क्यों नहीं? मीरा जी ने रात्रि में वहां भजन किए। तो ऐसा कहते हैं कि बैजू बावरा और तानसेन के गुरुजी थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मीरा जी गाया तो बहुत अच्छा, परंतु राग में नहीं गाया, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो गौर कीजिएगा, मीरा जी ने कहा कि गुरुदेव, पुरुषों को, व्यक्तियों को, मानवों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, परंतु भगवान को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। वो इंटरनल की बात है। नॉलेज एंड लर्निंग इज इंटरनल, it is there outside, but mostly it is internal also. ये परसेप्शन हमारा सोसाइटी का है कि हम देखते हैं कि अपीयरेंस से हम लोग नॉलेज को परसीव करने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी जी, क्या हम गलती नहीं कर देंगे अगर उनके ज्ञान की पहचान उनके बाहरी वस्त्रों से करेंगे? तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हम इन लोगों के साथ में, इनके ज्ञान के साथ में थोड़ा गलत नहीं कर देंगे अगर हम ये विचार रख लेंगे कि इनका ज्ञान प्रदर्शन में था? जी नहीं। आर्ग्यूमेंट्स को तो आजकल बहुत बड़ी नॉलेज माना जाता है। स्मार्ट है, क्या करता है? बोलता बहुत है, आर्ग्यू बहुत करता है। क्या ये नॉलेज का पैरामीटर हो सकता है? और क्षमा कीजिए, दो शब्द हैं, फ्रीडम और फ्रीडलेंस। हमारा समाज आपको अपनी बात कहने का हक देता है, हमारी बात छीनने का हक नहीं देता।
लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव, अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। वी नेवर हेजिटेट इन आर्ग्यूमेंटिंग। करना चाहिए, लॉजिकल है तो करना चाहिए, बट क्या जो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करे उसी को नॉलेज हम समझा जाए, ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? रियल नॉलेज से, रियल नॉलेज से। एक 67 इयर्स का आदमी जो बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाला होता है और उसके बाद में एक बहुत बड़ी फूड चेन बना देता है, वो फ्राइड चिकन वाला जो है वो 67 इयर्स का, क्योंकि वो इंटरनली सोचता है। दूसरा, लग्जरीज के अंदर आजकल ये भी समझा जाता है कि लग्जरीज है तो इसका मतलब नॉलेज है। और आजकल क्षमा कीजिएगा, बड़े आदमी की परिभाषा भी कुछ और ही है। ये बड़े आदमी है। मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझसे जब प्रधानमंत्री का नाम याद करने के लिए कहा जाता था तो मेरे दिमाग में जो इमेज बनती थी, जो परसेप्शन बनता था, वो ये लगता था उनका फॉरहेड लगभग इतना बड़ा होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। परसेप्शन था, ये स्ट्रक्चर ऑफ परसेप्शन ऐसा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो बड़ा आदमी, लग्जरीज से भी हमारा नॉलेज का रिफ्लेक्शंस नहीं होता है। और अगर हम एजुकेशन में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम लोगों का परसेप्शन भी ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। सुचित शर्मा ने एक पुस्तक लिखी, द राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस, आप लोगों में से पढ़ी होगी किसी ने। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन अपीयर्स आफ्टर 5 years। आप स्टूडेंट्स के साथ में जो आज इन्वेस्ट करेंगे उसका रिफ्लेक्शन 25 years के बाद में दिखाई देगा। राजनीति करनी है तो फिर 1-2 साल में दिखा ऐसा काम करने लग जाइए, लेकिन सही मायने में लर्निंग करनी है, वी हैव टू रियली इन्वेस्ट। हमें परसेप्शन चेंज करना है, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। शो ऑफ्स तो आप सब जानते हैं, शो ऑफ्स कितना होता है आज के टाइम के अंदर, और उसको एक साइकोलॉजी की टर्म है, इट इज एन एक्सुबरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेशंस इन इन्फीरियरिटी। वो शो ऑफ होता है, उनको लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और उसकी स्वीकारोक्ति जब नहीं होती, उस स्थिति में जाकर हम लोग शो ऑफ करने लगते हैं। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि इधर से बाल लाल रंग के, इधर से लाल बाल पीले रंग के, इधर से काले रंग के, मेरे आज तक समझ में नहीं आई। ये ज्ञान मेरे तो समझ में नहीं, क्षमा करें, मैं देखता हूं नवयुवकों को इस तरह का कर लेता, मुझे तो समझ में नहीं आता था, मेरे वो ज्ञान ही समझ में नहीं आता। खैर, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पद्धति और सिस्टम का विरोधी नहीं हूं, वो उनकी पसंद है। मैं मेरी बात कह रहा हूं, वो ये है कि शो ऑफ नहीं। और एक और नॉलेज है परसेप्शन की, दैट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। देखिए, ज्ञान है और सही लर्निंग है तो वो कोहेसिवनेस लेकर आएगी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कभी आप देखिएगा, वो एक डिबेट में थे जर्नलिस्ट के साथ में, सारे जर्नलिस्ट स्टेज पर अपने सोफा पे बैठे थे और कलाम साहब अपने हाथ में माइक लेकर उस पोडियम की फ्लोर पर बैठे थे। इसे कहते हैं ज्ञान, इसे कहते हैं लर्निंग, इसे कहते हैं परिपक्वता। तो ये जो डिफरेंस जो क्रिएट करता है, ये लर्निंग नहीं है, ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान तो कोहेसिवनेस लाएगा, कोहेरेंस लाएगा, यूनिफॉर्मिलिटी लाएगा। आप देख रहे हैं ना, हमारे देश में या विश्व के अंदर, कल परसों ही वियना के अंदर हुआ, ये क्या हो रहा है? ये वही है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। वो नॉलेज नहीं हो सकती। हमारा प्रयास रहना चाहिए, वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये रियलाइजेशन हो कि अगर वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, फिर वो नॉलेज की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। एक जो स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। हमारे पूरे एकेडेमिया में मैं 3 दिन पहले हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी महेंद्र जी काबरा के साथ में बैठा हुआ था। एक स्लाइड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वैल्यूज के बारे में हम क्या करें। तो बहुत ही एम्फेटिकली वो एक बात कहना चाह रहे थे कि मुझे ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे कुछ करना है।
उनका कहना था कि हमारा जो एकेडेमिया है वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ही फोकस करता है। आप जानते भी हैं कि एनसीईआरटी सीबीएसई स्कूल्स के अंदर वैल्यू एजुकेशन पे एक वीक में एक पीरियड आता है। इसी वजह से एनसीईआरटी ने एकेडमिक इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज करना शुरू किया। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, हमारा एकेडेमिया थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया है। कैसे हो गया है कि एनुअल एग्जामिनेशंस एंड द परसेंटेज वो हो गया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा सा मिसिंग है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में आता है तो मार्क्स और द मार्कशीट कुड बी द सेकेंडरी ऑप्शंस, दे कम फॉर द लाइफ, दे कम फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग। कैन रॉबिन्सन वो एजुकेशन को डिफाइन करते हैं कि देयर आर ओनली 3 मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन। Education is only then perfect when it is able to make you navigate in the life. जो शिक्षा जीवन में हमें आगे बढ़ने का में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, वो नहीं हो सकती। सेकंड बोलते हैं कि एजुकेशन इज नथिंग बट इट इज एन एबिलिटी टू डील विद रिटोरिक्स, सही समय पर सही व्यक्ति से सही क्वेश्चन और सही आंसर। और थर्ड कहते हैं कैरेक्टर, ये पर्पस तो एजुकेशन का है। वो तो यहां तक कहते हैं कि क्रिएटिविटी एंड लिटरेसी शुड बी गिवन द इक्वल प्रोपोजिशन। और अगर हम सब्जेक्टिवली मार्क्स के पीछे जाएंगे, विल नॉट बी एबल टू फंक्शन ऑन द क्रिएटिविटी, विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑब्जेक्टिवली। और उसका परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होते समय बहुत अच्छा लगेगा और आते समय अच्छा नहीं लगेगा। कल से तो हॉलीडेज हैं। देखिए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह से मैं बात करता रहता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि सर बच्चों के फोन आए क्या, स्कूल कब खुलेंगे? शुरुआत के 2-3 महीने तो नहीं आए, बाद में थोड़े थोड़े आने लगे। और वो इसलिए भी आने लगे, पेरेंट्स ने भी कहा बेटा पूछ ले, क्या पता तुम्हारा स्कूल कुछ कर रहा हो। यही मायने की, यही इसी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिवली आर वी रियली फोकस्ड ऑन द लाइफ। ये परसेप्शन हमारा चेंज होना चाहिए। हमारे क्लासरूम के अंदर जो टीचर्स हैं, दे मस्ट नो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। दे आर ए सब्जेक्ट टीचर। एक रिसर्च है कि एक टीचर से एक रिसर्च है कि जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं 3 सेकेंड्स, 1 2 3 सेकेंड में आपका ब्रेन उस व्यक्ति के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेता है विद इन 3 सेकेंड। इसीलिए तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। वो जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन शुड रिमेन एवर लास्ट इंप्रेशन, यो था। दैट इज व्हाट वी आर मीनिंग हियर। कैन वी क्रिएट ए सिस्टम? क्या हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिवली ये बताए? मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या बच्चों को ये कहना पड़ेगा कि पिता का सम्मान करना चाहिए? क्या ये पढ़ाने की चीज है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव मिस हो जाता है। आजकल अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि साहब बच्चे नहीं सुनते। कान तो बिल्कुल सही है उनके, they don't need an ENT doctor, but the only point is objective approach missing है। So ये जो perception of learning है, ये इस पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, we need to work on it। अपने बच्चों को अच्छे रोड मत बना के दीजिए, अच्छे से चलना सिखा दीजिए, फिर रोड चाहे कैसे दे दीजिए, वो चढ़ जाएंगे। और वो एक बच्ची है जिसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती है अपने दोनों पैर नहीं होने के बावजूद। ये परसेप्शन की बात है, उसका परसेप्शन चेंज हो गया, मैं करके दिखाऊंगी। चलिए दूसरा चलते हैं। जो हमारा परसेप्शन की बात है वो है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अप्रोच तो हमारी बहुत स्ट्रांग है। हम लोग, हमारा परसेप्शन जो क्वांटिटेटिव है उस पे तो हम लोग बहुत आगे चले गए।
आपने देखा है क्वांटिटेटिव अप्रोच शुरू हुई 15th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और जब यूरोप के अंदर एपिक्यूरियनिज्म आया। एपिक्यूरियनिज्म क्या कहता है? होर्ड मोर एंड मोर लग्जरीज, कलेक्ट मोर एंड मोर सब्सटेंसेस। सो क्वांटिटेटिव हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। एक बहुत अच्छी लाइन है कि बस इसी घबराहट में आदमी इधर से उधर जा रहा है, सोचता यह है कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए, ये डर है। सो ये जो क्वालिटेटिव पार्ट मिसिंग है, क्वांटिटेटिव या टू मच हम क्वांटिफाई करते जा रहे हैं हर चीज को, क्वालिटी मिसिंग है। आप मानेंगे इस बात को, ये जो अगर कोरोना नहीं आता तो ये जो काढ़ा है, जो न्यूट्रिटिव फूड है, ये सब सीख ही नहीं पाते। देखिए कैसी स्थिति आई, इसने हमको पूरा क्वालिटेटिव कर दिया। अब वो वी डोंट हैव दोस ऑर्डर्स इन दिस ऑल। मुझे नहीं मालूम, इस बात पर कभी बाद में चर्चा की जा सकती है कि उसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है वो फूड वगैरह का, लेकिन क्वालिटेटिव पार्ट हमारे परसेप्शन से मिसिंग है। और मेरा पूर्ण मानना है साहब, जो शिक्षण संस्थान या फिर जो शिक्षण व्यवस्था बच्चों के, समाज के मुख पर प्रसन्नता नहीं दे सकती, वो एक छलावा है। जो अगर जिस सिस्टम में, जिस स्ट्रक्चर में राष्ट्रीयता पढ़ानी पड़े, वहां कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरा बिल्कुल मानना है इस बात को, मैं इस बात को पक्के से मानता हूं। सो जो क्वांटिटेटिव परसेप्शन ऑफ लर्निंग है, ये भी एक गलत बात है। टू गेट अ मिनिमम एंट्री लेवल यू हैव टू हैव इट। यू आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बट दैट शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। आप रिसर्च पढ़िए, डॉक्टर चीनू हमारे कंट्री की सबसे रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं, मेरी सीनियर है, उनसे कंफर्म कीजिए, नंबर ऑफ केसेस पीपल आर हैविंग डिप्रेशंस आर इंक्रीजिंग। अमेरिका में एपिक्यूरियनिज्म की हालात ये है कि ये फैक्ट है, 45% चिल्ड्रंस आर नॉट लिविंग विद देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। मैं फिर से बोलता हूं, 45% चिल्ड्रंस आर नॉट लिविंग विद देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अगर इस क्वांटिफिकेशन को सफलता या लर्निंग कहा जाता है तो मैं तो इसके विरोध में हूं। मैं नहीं मानता इसको, और शायद हम भी नहीं मानेंगे। क्वालिटी इज मिसिंग। सो दैट इज अनदर परसेप्शन ऑफ एजुकेशन कि हमें क्वालिटेटिव अप्रोच पर काम करना पड़ेगा लर्निंग का, क्वांटिटेटिव पे नहीं करेंगे। सर पोल रन किया जाए? यस प्लीज, कैन वी हैव वन मोर पोल? ये एक थी कि हैव यू एवर एनकाउंटर्ड एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज? क्या आपको ऐसे लोग मिले हैं जो नॉलेज को दिखा रहे थे, जी नहीं रहे थे? डॉक्टर नागपाल, 91% पार्टिसिपेंट्स ने बोला है कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं भी रोज देखता हूँ, आ रहे थे और जी नहीं रहे। हम देखते हैं साहब, और मुझे अच्छा लगेगा कि जब हमें ये चीज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिखाई दे, जब हमें ये चीज हमारे परिवार में दिखाई दे, जब हमें ये चीज हमारे घर में दिखाई दे, तब और अच्छा लगेगा, तब हम उस पर वर्क कर सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा जो परसेप्शन है, एब्सोल्यूट वर्सेस फ्लूइड लर्निंग। ये एब्सोल्यूटिज्म नहीं तो सारा परेशान कर रखा है जी हमको। एक पार्ट कहता है कि आई एम एब्सोल्यूट, डेफिनेशन में तो अहम ब्रह्मो द्वितीयो नास्मि, ये तक एब्सोल्यूटिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता। और जबकि आदमी अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने स्ट्रक्चर को एब्सोल्यूट मान लेता है,
और जैसे ही एब्सोल्यूट माना वैसे ही ब्रिटलनेस स्टार्ट हो जाती है। हमारे बिहेवियर का जो एब्सोल्यूटिज्म है, ये सही है और यही सही है, ये जो परसेप्शन है ये बहुत खतरनाक है। इससे क्या हो रहा है? इससे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, इससे डिस्टर्बेंसेस सोसाइटी में हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का प्रमुख कारण ये एब्सोल्यूटिज्म था, जो हमारे देश में या पूरे संसार के अंदर क्लास डिवीजन हो, चाहे फिर सोशल डिवीजन हो, उसके डिस्क्रिमिनेट अपार्थीड इतना भयानक ब्लोट मानवता के ऊपर, दैट वाज व्हाट? एब्सोल्यूटिज्म। हॉलोकॉस्ट क्या था? एब्सोल्यूटिज्म। कॉलोनिज्म क्या था? एब्सोल्यूटिज्म। उनको लगता था हम अच्छे हैं, हम एब्सोल्यूट हैं। ब्रिटेन की फिलॉसफी कहती है कि वी आर द सुपीरियर रेस। उनके मोर देन 30-40% तो साइंटिस्ट हमारे इंडिया के हैं। आज उनको रियलाइजेशन हो रहा है, कोरोना में जो उन्होंने भुगता है, वी आर फार बेटर देन देम। माय पॉइंट इज ओनली वन, मेरा जो प्रोपोजिशन है, माय कंटेंशन विद ऑल एजुकेशनिस्ट हियर इज, प्लीज try to take children away from this mindset. First you, that you are an absolute. आप absolute नहीं हो सकते. You need to be fluid. आपको change करना पड़ेगा. This perception we need to give up. और जब ये perception change हो जाएगा learning का, तो student का approach change हो जाता है towards life. आगे चलते हैं. अथॉरिटेटिव वर्सेस कोऑपरेटिव। आप सब जानते हैं, अथॉरिटेटिव अप्रोच से कंट्रोल आता है, कंट्रोल से डोमिनियन आता है, डोमिनियन से प्राइड आता है, प्राउड आता है, प्राइड और प्राउड से सेपरेशन आता है, सेपरेशन के बाद अगर उसका दूसरा रूप देखें तो फिर डेस्मंड टोटो का नाम ले लीजिए। ये सब अथॉरिटेटिव रेजीम जो रहे हैं इस संसार के अंदर, मानव सभ्यता के अंदर, उन्होंने कितना भयानक नरसंहार किया है सिर्फ एक सोच से, क्योंकि उनको लगता है आई एम द अथॉरिटी, आई एम अथॉरिटी। उनका परसेप्शन ये था। और हमारे बच्चों में भी धीरे धीरे ये आने लगता है, जब उनको लगने लगता है आई एम द अथॉरिटी। जब उनको अथॉरिटेटिव लर्निंग होने लगती है तो वो दूर होते हुए चले जाते हैं। अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना, ये गुस्सा बहुत करता है, ये मानता नहीं है, इसको ये चिढ़ता बहुत जल्दी है, इसको बहुत ग्रम्पी है, ये सब इसी फॉर्म की वजह से है। जब उनको लगने लगता है, अथॉरिटेटिव होने लगता है, तब प्रॉब्लम होती है। वी नीड टू वर्क ऑन इट। और नेक्स्ट वेबिनार आई विल वर्क की हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ परसेप्शंस। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको समराइज करना है, थ्योरी से रिसर्च को एक जनरल वर्ड में फ्रेम करना, फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा डाइल्यूट वे में प्रेजेंट करना, काफी बड़ा विषय है। बट सॉल्यूशंस आर देयर, हम कर सकते हैं। एक घंटे में तो नहीं हो सकता। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। ये बहुत सिंपल सी बात है। अथॉरिटेटिव माइंड होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को हम अपनी क्लास के अंदर अपॉइंट करते हैं, यू आर द प्रिसेप्टर और द मॉनिटर। दोबारा अपॉइंट नहीं करते तो फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती है, वो अथॉरिटेटिव अप्रोच डेवलप हो जाती है। कॉम्पिटिशन इज नॉट बैड, प्रोवाइडेड द कॉम्पिटिशन इज कोऑपरेटिव। जो लर्निंग है, लर्निंग हमेशा कोऑपरेटिव है। लर्निंग इज ऑलवेज कोऑपरेटिव। लर्निंग कभी अथॉरिटेटिव नहीं हो सकती, ज्ञान कभी अथॉरिटेटिव नहीं होता। एक घर का कोई मुखिया है तो अथॉरिटी नहीं है, वो डील कर रहा है सबको, उसको उस परिवार को आगे लेकर जाना है। दैट इज अनदर परसेप्शन ऑफ लर्निंग, दैट इज अनदर परसेप्शन ऑफ विजडम। वी नीड टू वर्क कि हमें वो अथॉरिटेटिव पार्ट उसमें से हटाना पड़ेगा, हमें कोऑपरेटिव पार्ट लाना पड़ेगा। लाएंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट ऑफ एज। लर्निंग इज एन आउटकम ऑफ एज। जैसे जैसे आदमी उम्र में बड़ा होता जाता है, वो ज्ञानी होता चला जाता है या फिर छोटे बच्चों में ज्ञान नहीं होता है। वो ये देखिए कि फेदर्स एंड कैप कितने हो गए कि टेल हो गया, वो कैप नहीं हो गया। My colleagues from the CBSE or they must have read one chapter in English, The Tale of the Malan City. So these were the few chapters that tell us ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। It is not, learning is not something that is associated with age. ज्ञान का और उम्र का कोई
संबंध नहीं है। और अगर आप लगातार ज्ञानशील होने का प्रयास कर रहे हैं तो है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस उम्र के अंदर हमारे बाबूजी 4 से 5 घंटा अध्ययन करते हैं। बड़ा सूक्ष्म भाव आता है उनके समक्ष जब इस विचार को लाता हूं कि वो 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं अभी भी इस समय में। तो वो लर्निंग अलग बात है। एक 13 साल का नन्हा सा बालक 4 धामों की स्थापना कर देता है। देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी बात है। और एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर 9/11 जैसा काम कर देता है। तो उम्र का और ज्ञान का क्षमता हो सकती है, परंतु ज्ञान का नहीं है। उम्र, एज इज ए नंबर, नॉलेज इज टोटली डिफरेंट थिंग। वी नीड टू लर्न एवरी मोमेंट, आप सब जानते हैं। दीज वर द परसेप्शंस। ये हमारा जो परसेप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग है, इस पे अगर हम वर्क करेंगे तो हम एक नई वैल्यू सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। बच्चे वैल्यू लेते क्यों नहीं है? उनको लगता है कि मेरे को मालूम है सच बोलना चाहिए, मुझे मालूम है जंक फूड नहीं करना चाहिए, पापा रहने दो, आप मत खाओ, मैं तो खा लेता हूं। इट इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर मी। यू डू नॉट नो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दिस। ये सारे जो परसेप्शन है नॉलेज के, ये परसेप्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और यकीन मानिए किसी और ने नहीं दिए, हमने दिए हैं, हमारे सिस्टम ने दिए हैं। वो बच्चे भगवान की देन है, परंतु भगवान ने दिए नहीं है, उन्हें हमने बड़ा किया है, उन्हें हमने एडुकेट किया है, उनको शिक्षा हमने दी है। आज अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके शिक्षक आप हैं, कोई और नहीं है। ये परसेप्शन ऑफ लर्निंग को हमें चेंज करने का जरूरत है। ये चेंज होगा तो लर्निंग प्योर होगी। एक 16 साल का सूर्योदय नवयुवक भगवान राम किसको हराता है? दुनिया के सबसे बड़े गुंडे रावण को, जिसके पास सब कुछ था, उसके पास कुछ नहीं था। किस लिए? परसेप्शन सही था, सोशल परसेप्शन था। वो मनुष्यों के साथ में नहीं रह सकता, और वो कहते थे मैं वानरों के साथ में जीत जाऊंगा। ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन ऑफ नॉलेज है। I request all of you to please work on this perception first for yourself and afterwards in your surroundings. मेरे अल्प ज्ञान को आप लोगों ने सुना, मुझे बोलने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। त्रुटियां हो सकती हैं, कोरोना काल चल रहा है, आज व्रत भी है, शायद हमें भी कुछ ठीक से नहीं मिला हो, इसलिए उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। नमस्कार। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल। आगे बढ़ते हैं। हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने बड़ी ही रुचि लेकर पूर्ण मनोयोग के साथ हमारी एक्टिविटीज में फुल पार्टिसिपेशन के साथ कंप्लीट किया, ऐसे ही कुछ क्यूरियस बच्चों को हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। और इन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप में कुछ पुस्तकें प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। जिज्ञासु बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले नील जागड़, 4th स्टैंडर्ड, RRVM। Arvindia, can you show the slide please? नील जागड़, 4th स्टैंडर्ड, RRVM। दूसरा बच्चा है अंकिता शर्मा, 9th स्टैंडर्ड, KG सेक्सरिया सर्वोदया स्कूल। तीसरा सानवी काटकर, 4th स्टैंडर्ड, रेयान इंटरनेशनल स्कूल। चौथा मितांश मोरजरिया, 5th स्टैंडर्ड, RRVM। पांचवा अक्षरा काला, 8th स्टैंडर्ड, RRVM। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अरविंद भैया से कि वे हेम वर्च्यूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में नील जागड़ ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, उसका पार्टिसिपेशन वीडियो हम सभी को दिखाएं। हेलो, मेरा नाम नील जागड़ है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि हम लोग अगर डरते हैं, किससे डरते हैं हम लोग। आप किससे डरते हो वो मुझको बताएगा। तो मैं डॉग से डरता हूँ, मतलब ऐसे, मतलब इतना भी नहीं डरता, मतलब थोड़ा थोड़ा ही डरता हूँ मैं।
तो डॉग से डरना तो नहीं चाहिए, बट मैं डरता हूँ। ठीक है, तो ये बात कैसे शुरू हुई थी? वो स्ट्रीट डॉग से मैं डरता हूँ थोड़े से ही, वरना तो मैं डरता नहीं हूँ। तो क्या होता है कि मेरा एक दोस्त था, तो उसने मेरे वो जो डॉग है उसको मेरे पीछे पड़वा दिया था। तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गया था। फिर मैंने ये ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपके सामने कोई डॉग आता है तो आपको बल्कि भागना नहीं चाहिए। तो उनको क्या लगता है कि ये हमारे पीछे भाग रहा है, तो ये हम लोग को मारेगा, तो इसके लिए तो ये लोग भी पीछे भागते हैं और फिर हम लोग को काटते हैं। उनका ये ऐसे सोचते हैं वो लोग कि वो लोग के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर हम लोग एक बार अगर वो लोग हम उनके पास पहुंच गए तो उन्हें काट देंगे, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो अभी हमको तो उसको क्या करना चाहिए? अगर आते हैं हमारे पीछे, वो लोग क्या करते, सूंघते हमको और फिर चले जाते हैं। तो उनको सेव करते कि कोई चोर तो नहीं है, इसके लिए। बाय। अब मैं इनवाइट करती हूँ अंकिता शर्मा को कि आपको हेम वर्चुअल्स में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। अंकिता शर्मा, 9th स्टैंडर्ड, KG सेक्सरिया, सर्वोदया स्कूल। हाय अंकिता, आपको कैसा लगा हेम वर्चुअल्स में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा टीचर। अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। अंकिता, आपने क्या क्या किया था उसमें, हेम वर्चूज में पोर्टल में जाके मूवी देखी थी? हाँ टीचर। अच्छा, कौन सी मूवी देखी थी? याद तो नहीं है टीचर, तो मैंने नहीं अच्छा, आपने सभी एक्टिविटीज की अंकिता हेम वर्चुअल्स में? बेटा अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज अंकिता। या भाभी उसकी एक्टिविटीज दिखाएं। She's done all the activities perfectly well. ग्रेट। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रवि विजयम मैम को कि हमारे इन सभी बच्चों को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, इन सभी को मोटिवेट करें। डॉक्टर विजयम रवि। Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah. So, good evening to all of you, my very, very beloved students. Neil, Ankita, Sanvi, Mitansh, and Akshana, congratulations to each one of you on behalf of Hema Foundation. You know, we feel really, really great and good. Thank you. Because you have taken so much of pain, so much of interest, and you have done it. And congratulations to you, and congratulations to all the students. Those who have not been here in this platform, but they have also joined outside. Congratulations to them, to your principals, to your teachers, to your parents, brothers, sisters, friends, and all of them who have been with you. You've done a brilliant job. Wonderful. And your success has made noise today on this Hema Virtues platform. Congratulations to you on behalf of Hema Foundation. Keep doing it and encourage your other friends at school to join, more and more students to join, more and more teachers to join. Talk to them all, okay? God bless you all. Thank you. थैंक यू विजयम मैम। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय डॉक्टर विद्या श्रीनिवासन जी को। आप श्री का शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मानव संसाधन नेतृत्व का पिछले 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। एक सलाहकार के रूप में आपने कॉर्पोरेट, सामाजिक जिम्मेदारी, विविधता प्रबंधन और रणनीतिक मानव संसाधन के क्षेत्रों में कई संगठनों का सलाह सूचन किया है। आप
कृष्णा स्वामी कॉलेज फॉर वुमेन के मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डीन हैं। साथ ही आप XIME चेन्नई की एडजंक्ट फैकल्टी भी हैं। आप मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक व्यवहार सिखाती हैं। क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए पिछले 40 वर्षों में 3500 से अधिक छात्रों के लिए HR लीडर, प्रशिक्षकों के लिए कौशल विशेषज्ञों एवं सलाहकारों के साथ आपने कैंपस प्लेसमेंट, वैश्विक इंटर्नशिप, प्रमाण पत्र, उद्योग इंटरफेस सम्मेलनों और नेतृत्व विकास के लिए आपने बहुत कार्य किया है। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर विद्या श्रीनिवासन मैम। Thank you so much. Are you able to hear me? Yes, ma'am, very clear. Okay. It's actually a wonderful occasion. मैं हिंदी बोल लेती हूँ, मगर ये पता नहीं कि आप लोगों को मेरा हिंदी समझ में आएगा कि नहीं. So I will stick with English if you don't mind. Yes, ma'am, you can. Okay. So when Dr. Narayana Iyer invited me to participate in this, I was just wondering, what is it that I would contribute to an august audience like this? A combination of correspondents, principals, headmistresses, senior teachers, and a few children. So the first thought that came to me was, we're talking about values, we're talking about learning, and we're talking about what has changed, how have things changed. So I just did a mini study, and I just, talked to a few people. So the first example that came to my mind was, I have a 5-year-old granddaughter, and I asked her, she does a lot of online learning. So I asked her, how do you like what you're doing? So in her very, sweet, innocent way, she said, Pati, I like learning, but, I would like to meet people. I would like to get to know people. I would like to see people. And I'm not able to do that now. The social skills are missing. That is what she was trying to convey. So I think, we've really come a long way, and today's, learning atmosphere has changed. It's transformational. The Corona has given us lots of nice, benefits, but it has also brought a lot of change in the way we look at education, learning, and training. So to start with, I thought, the focus today should be on social skills, on interacting, etc. And I would also like to admit that there is a lot of awareness today among all levels of children. My experience has been predominantly with postgraduate students, and so we're talking about 20 plus students. But today's session, it was very interesting. Dr. Nagpal Singh, talked about different ways in which you can understand perceptions towards learning. And it was very interesting to see some of the anecdotes and examples that he shared. But what has also changed is the coaching norms today have changed. As an academician, I am seeing the way in which the norms of bringing change or building capacities, how they have changed today. So we also, I asked a few teachers and I asked a few senior people working in the education field as to give me some words that come to your mind when you look at the structure of learning, or when you, what do you feel about learning today? So some of the words that came out was, we've had a time-tested kind of a learning module. That was one response. So there are some pluses in this, and there are some negatives too. For example, if you look at the pluses, you have a structured model that has been tested and tried and empirically, worked on. You also have a lot of, experience coming in from different people, and you've had it going on for the last, say, 3 to 4 decades. So in that sense, the structure is there and it helps.
But what has changed now is that there is a reluctance, like for any change, there is a reluctance to bring in something else or to innovate and to, to make it. So it was very interesting to see the Hame Virtues project where, you have felicitated young children who have come and spoken very creatively about something they have done or something that they've achieved. And I thought that was very interesting. So that was one word that also struck me. The other thing that I heard was the word coherence. The concept of learning today has gone through such a transformation, both from the point of view of the teachers as well as the students. So is it coherent or not? So I asked them and they said, no, we need to discuss whether it is coherent or not. It is coherent from the point of view of the planners, but whether parents understand it, whether the peer group understands it, whether it meets the expectations of the people running the educational institutions, all these also has to be seen. So I'm basing what I'm saying on what I have heard from people. The other important thing with my own personal example is that I have been teaching for the last 4 decades. So every year is a new year for me, and every student I look at them as products of my institution, and I believe I invest a lot. So when I ask them, when they come into the institution, I ask them, what is it that you believe you will get from here? And what do you feel worried about? What are your challenges? What do you feel concerned about? So first thing they say is that teachers, have their own perceptions and they generally don't believe in students. So that was one kind of a correction in my mind. And at that level, I suppose, we gave them the freedom to say what they want. But I thought there was a lot of relevance in what they said. So to start with, I believe that, when we are approaching the concept of learning, when we are approaching the, trying to build the capacities in other people, younger children will be a bigger challenge. And older children have their own challenges. Older adults have their own challenges. The point I wanted to stress here was that I think it's very important for educationists as well as teachers, as professionals working in the field of bringing about change in young people, is to expressly demonstrate their ability to believe in that you can bring in change. So I like that example that Dr. Nagpal gave about young children usually not giving too much importance to what older people say. But that's kind of a kind of a myth now. It's not like that. It is actually there is a communication gap between the so-called the people who are being taught as well as the people who are teaching. And I think that we need to bridge that gap, and we need to be able to tell them, we need to be able to demonstrate that we believe in you. And I think the journey starts very well. The journey starts very positively. You can, the moderator can stop me at any time when I'm overstepping the time. Okay, please. So I also heard about pragmatic skills, making habitual practices, predictable, consistent routines. These are some of the terms that were told to me. But I thought, one other thing that I would like to share is that a lot of, once again, I would like to draw inference from one of the examples given by Mr. Nagpal Singh, is that the children should be happy to be coming back to school and should not feel very good about going back on a holiday or a vacation. How do we achieve that? I think you need to integrate a little bit of emotion into the learning. You need to integrate, you need to make children feel happy about what they're doing.
And this holds good for all levels of students, whether they are at the junior, senior, secondary, or even at the college level. One of the nice examples, or rather a cartoon shown, was about, can adults learn? So the perception is that adults have already learned and there is nothing that they can learn. I actually want to say that it's very hard for adults to learn, but I think there is a process of unlearning that can happen. And in that unlearning, there is a lot of learning. So it's a bit of a kind of a quizzical kind of a situation. But I thought that I should share that with you. The other important thing is that a lot of times, we are looking at communication, we're looking at building connections, horizontal connections. One important thing that a principal of a very popular school here shared with me was, she talked about, behavior management. And she said, the students have a different perception about behavior, while the management and teachers have a different perception about behavior. And if we can have a nice kind of a communication, or we can have some kind of an interaction wherein this is kind of clarified or sorted out, or you build in a network where they can actually absorb what is the objective of the institution, and what they expect to get from the process of education. I don't want to talk too much about an academic perspective. I would like to share a few examples that I've come across in my life. So I taught social work at the master's level, and we ran the program very successfully. And we experimented with a lot of things that made students like what they did. So one of the important things was, and everything was voluntary, and everything was introduced with the purpose of making learning more practical and pragmatic and real and rational. Introduced to what is known as a rural camp, where the student areas can go to rural areas, and they can actually live the life of a villager and see how villagers live and build some awareness. It also brings in a lot of personal and professional change. They come back having changed for the better. Another important thing that we did was, we introduced what is known as schools programs like STEAM and National Cadet Corps, and then we also have socially useful productive work. At the college level, the postgraduate level, we didn't have anything like that, where students could learn by sharing with others. So we worked out a kind of an understanding with the Corporation of Chennai, Madras, and we worked with schools, corporation schools. So our students would go there and they would share whatever, they would talk about games, they would talk about the English language, they'll talk about films. And, this built a character in both the people who were receiving the support as well as the people who were giving it. So we called it the social group work in schools, in corporation schools, and we got a lot of citation, we got a lot of support for this program for many years. So a lot of things can be introduced to change the way the learning is structured, and also to build or to change perceptions, if at all. I would like to stop here because I do not want to take up too much time in talking about maybe what I've done. It was very interesting participating in this, and I have been very, I have developed a lot of new knowledge. I've learned a lot, and I've unlearned also a little bit. So it has been a great opportunity. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your guidance. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती विजयम करधा जी को।
आप श्री एक शैक्षणिक परामर्शदाता एवं ट्रेनर हैं। आप एक वैश्विक मुहिम इनिशिएटिव ऑफ चेंज के शिक्षा विभाग के साथ जुड़ी हुई हैं। आप मानती हैं कि व्यक्तिगत बदलाव से सामाजिक बदलाव आ सकता है। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद हैं जिनका 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप रणनीति की योजना एवं विकास में विशेषज्ञ हैं। आपने एक लाइब्रेरियन के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और एक शिक्षक, असिस्टेंट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के रूप में विकसित होते हुए जमशेदपुर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल की सबसे कम उम्र वाली प्रिंसिपल बनी। आप 2017 तक जमशेदपुर केरला पब्लिक स्कूल ट्रस्ट की सह संस्थापक और वाइस चेयरमैन रही हैं, जिसके अंतर्गत 9 फॉर्मल स्कूल और वंचित बच्चों के लिए 4 निशुल्क प्रोजेक्ट स्कूल हैं। आपने ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समाज के सेवा कार्य भी किए हैं। आपने वंचित बच्चों के लिए निशुल्क दोपहर स्कूल की संकल्पना की। आपको राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रेस्पेक्टेड विजयम करखा मैम। Thank you so much. Thank you for that elaborate introduction. I enjoyed the session. It was wonderful listening to Dr. Nagpal, and I'm sure he has given enough food for thought for every educator present in this webinar. I really appreciate the sort of work being done by HEMA Foundation. It's famously said that nation's destiny is being shaped in our classrooms. And more than ever, I think this is the time for schools to focus more on the building of right attitude, values, and skills in children. And studies across the world point out that the level of pro-social skills which we can teach in our students right from kindergarten level will decide their happiness and success level in adult days. So I'm so happy that HEMA Foundation is working on this, and I would definitely like to see attend many such webinars with you and see the sort of your work getting recognition and across the country. I hope this is you said this week's theme is hope. My hope is every school looks at focus on character more than competence, or along with competence, but a little bit more focus on character building, because again, all studies show how children with a good attitude and character can be a happier and more successful person. So I wish HEMA Foundation all the very best, and hope and pray that more and more schools get your services and they are benefited by your services. Thank you so much for this honor to be present amongst all of you. I have got another webinar right now, so thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Vijay ma'am. We are honored and blessed. अब चलते हैं हम समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हिमा फाउंडेशन की प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे वेबिनार में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। नमस्कार। नॉलेज एंड लर्निंग इज इंटरनल होता है। यही शिक्षा जगत को, हमारे छात्रों को कैसे हम दे सकें, इसका सुंदर विवेचन आज के हमारे डॉक्टर नागपाल सिंह जी ने हमें बताया। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्या श्रीनिवासन जी तथा विशिष्ट अतिथि श्रीमती विजयम काथा जी को उनके प्रेरणादायी उद्बोधन व मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय से गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सारे बच्चों को जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको तथा उन सभी प्रिंसिपल को इस विषय के लिए बधाई देता हूं। हमारे आज के सभी गणमान्य अतिथि का अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
साथ ही गणमान्य अतिथियों से निवेदन करता हूं, इस शुक्रवार को अपना समय निकालकर हेमवर्चु के बारे में आपके फीडबैक देने के लिए इस पोर्टल पर मूल्यों की यात्रा के लिए आपको एक मेल भेजी जाएगी और आपका सहयोग इस विषय के लिए चाहता हूं। इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी जुड़े सभी शिक्षाविद छात्रों और संस्कार की इस महायात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को आमंत्रण देता हूं कि हेमवर्चु के साथ जुड़िए और मानव मूल्य की इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। 9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा की 5वीं कड़ी के तृतीय पुष्प का विषय है रेजोनेटिंग विथ होप, जिसे आपके समक्ष लेकर आएंगी डॉक्टर विजयम रवि मैम। अगले बुधवार 11 नवंबर समय ठीक 5 बजे। अब आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का निरंतर और अपेक्षित सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे एवं सदैव मस्त रहे। शुभ संध्या। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।